की मतलब आपने जो यूनिकॉर्न्स की भी बात की अभी कि 2020, 2019, 2020 और 2021 में शायद 19-20 यूनिकॉर्न्स बने, फिर जाके वो नंबर 2023 में आई गेस 1 या 2 आपने बोला। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे फाउंडर्स जो है ना वो सिर्फ यूनिकॉर्न बनने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या आजकल यूनिकॉर्न बनना ये ओवर हाइप इल्यूजन की तरह आप देख रहे हो इसे? नहीं, वैल्यू है, स्टार्टअप में वैल्यू है, आपके पास में कैपेबिलिटी है, आपके पास में सपोर्टर्स है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली एट सर्टेन पॉइंट आपको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल सकता है। एवरी स्टार्टअप, एवरी बिजनेस, एवरीवन वांट्स टू इंप्रूव। इवन एज अ प्रॉपर बढ़िया फैमिली से आने के बाद मैं भी चाहूंगी कि मेरा बिजनेस बढ़े। तो वो इट्स नॉट अ इल्यूजन और इट्स नॉट अ फॉल्स ड्रीम, बट इट्स अ वी नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। और जो भी अभी बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनका जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे मैंने कंटेंट भी कंज्यूम किया है और लोगों से सुना भी है कि स्टार्टअप शुरू करने के पीछे का रीज़न ही लोगों का ये हो रहा है कि स्टार्टअप शुरू करते हैं, एक लेवल तक लेके जाते हैं, अच्छी सी फंडिंग मिल जाएगी, स्टार्टअप का अच्छा वैल्यूएशन हो जाएगा, देन आफ्टर इसे सेल आउट करके एग्जिट कर लेंगे। तो इसके बारे में आप क्या अपने पॉइंट बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस मेंटालिटी बिकॉज एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, तो हर एक का अपना तरीका है। बट जब आप उसको प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिंग वैल्यू के टर्म्स देखो ना, वेलकम बैक गाइस टू अवर न्यू एपिसोड। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने पॉडकास्ट पे द सोशल लेंस पे अलग अलग बिजनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, बिजनेस फाउंडर्स को एक्सप्लोर करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, उन्होंने अपने स्टार्टअप को कैसे बिल्ड किया है और क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या स्टार्टअप बिल्ड करते वक्त एक्सपीरियंस किया है, ये सारी चीज़ें, ये सारे इंसाइट्स उनसे लेते हैं, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स है उनको अगर कोई स्टार्टअप बिल्ड करना हो या कोई स्टार्टअप रन कर रहा हो, उनको बहुत सारे इनसाइट्स मिले जिससे कि उनको हेल्प हो अपने स्टार्टअप को आगे रन करने में या स्टार्टअप बिल्ड करने में। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो एपिसोड होने वाला है, इसमें हम सारा डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंस के ऊपर। वेंचर कैपिटल्स क्या होते हैं, स्टार्टअप्स को फंडिंग कैसे मिलती है, फंडिंग एक्चुअली होती क्या है, वो लेने क्यों पड़ती है, स्टार्टअप को फंडिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। और मुझे पता है कि सब लोगों को ये चीज़ें सुनने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं जो कि हमारे गेस्ट है आज के, उनसे हम पूछने वाले हैं। और डेफिनेटली क्वेश्चंस ऐसे है कि लास्ट तक अगर आप ये पॉडकास्ट देखोगे तो आपके बहुत सारे जो डाउट्स आपके मन में है रिगार्डिंग फंडिंग, फाइनेंस, वेंचर कैपिटल्स क्या होते हैं, स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, ये सारी चीज़ें ये आपकी क्लियर हो जाएगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सो लास्ट तक एपिसोड देखना और कमेंट करके बताना कि आपको और कौन सी चीज़ें अच्छी लगी पॉडकास्ट में और कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए हमने जो कि आपको देखने में अच्छी लगे। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में। उन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स है जिनको फंडिंग रेज करने में मदद की हुई है, उनके जो लीगलिटीज़ है उसमें मदद की है, और उन्होंने बहुत सारे कंपनीज में काम भी किया है जिसका उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके वजह से जो भी क्वेश्चंस मैं उनसे पूछने वाला हूँ वो डेफिनेटली बहुत ही क्लियर आंसर्स हमको मिलेंगे और उनसे हमको हेल्प भी होगी। सो हम वेलकम करते हैं मिस प्रशस्ति मैम का हमारे द सोशल लेंस पॉडकास्ट में। हाय मैम। हाय। सो मैंने बहुत सारी बातें बताई है अभी तक जिससे कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो गए कि कौन आने वाला है, क्या बताने वाले हैं, कि मतलब जो चीज़ों पे डिस्कशन होने वाला है वो तो क्लियर हो ही गया होगा उनको कि फाइनेंस रिलेटेड सारा पॉडकास्ट होने वाला है। सो डेफिनेटली सबसे पहले मुझे भी जानना है और व्यूवर्स को भी जानना है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। आपका थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दो ब्रीफ में, मुझे ज़्यादा कुछ बताते नहीं आया लोगों को। सो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से दो कि क्या क्या चीज़ें आपने की है, किन चीज़ों में आपने काम किया है, कहाँ का आपका एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें। बहुत लंबा नहीं रखते हुए इसको शॉर्ट में मैं बोलूँगी। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होते से मैंने स्टार्ट किया वर्किंग विथ डॉइचे बैंक, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म में काम किया, जिनमें मेरा फील्ड मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ में फोकस था। अब टीम मेरा मेनली लंदन था, मैं इंडिया में थी, सो वो थोड़ा एक्सपीरियंस वहाँ से मुझे बहुत बड़ा मिला है कि पूरे वर्ल्ड में कैसे स्टार्टअप्स और टोटल फंडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग चलता है। Okay. उसके बाद में मैंने लंदन में ही जाके एक साल का एमएससी फाइनेंस किया। एमएससी फाइनेंस में भी स्पेशलाइजेशन फंडिंग्स में और कॉरपोरेट्स में ही करके मैंने वहीं पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 1.5 साल और काम किया। वहाँ से वापस आने के बाद में मैंने फर्स्ट टाइम
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया 2 साल का विद गिल्ड कैपिटल, वेंचर कैपिटल का फंड है। वहाँ पे मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा है कैसे स्टार्टअप्स को हैंडल करना है, कैसे स्टार्टअप्स को फंडिंग्स हम लोग एज अ बायर, हम लोग इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं इन स्टार्टअप्स, तो वो सारा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक है। अभी तक टोटल अराउंड 5.5 years का एक्सपीरियंस मेरा रह चुका है। सारा फाइनेंस रिगार्डिंग ही काम Everything finance। सो मतलब आज का डिस्कशन बहुत ही फाइनेंस रिगार्डिंग टोटली होने वाला है। थोड़ा बोरिंग ना हो, आई विल ट्राई। नहीं, बोरिंग तो फाइनेंस की चीजें किसी को बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना फाइनेंस ही मैनेज नहीं कर पा रहे आजकल। सो पहला क्वेश्चन एक मतलब शुरुआत करते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि 2020 के रिगार्डिंग, मतलब 2020 का जो स्टार्टअप कल्चर था और 2024 में जो स्टार्टअप्स रन हो रहे हैं या स्टार्टअप बिल्ड हो रहे हैं, वो लैंडस्केप को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्या चेंजेस आए हैं अभी 2020 से 2024 तक? इसको थोड़ा मैं ट्विस्ट करूँगी फंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो हमारा आज का मेन फोकस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार वेंचर कैपिटल फंडिंग क्या होता है, अगर मैं ये कहना चाहूँ, आजकल इट इज़ नॉट अ वेरी न्यू वर्ड फॉर एवरीवन, सबको पता है कि वेंचर कैपिटल फंडिंग क्या होता है। बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट के पास में सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास में जो उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स मिलते हैं, वो आगे जाके इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने को देखते हैं। एंड वेंचर कैपिटल्स का मेन फोकस अगर मैं देखूँ तो आजकल वही हो गया है कि हम लोग एकदम इनोवेटिव आइडियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नाउ अगर मैं आपको 2020 आई विल लाइक टू क्लब दिस इनटू 2, एक्चुअली 2020 और 24 को आई विल क्लब इन लाइक 2021 टू 21 22 वगैरह, एंड 23 24 में क्या चेंजेस है वो। तो एक्चुअली करूँ, इफ़ आई से इट इज़ ऑलवेज अ साइकिल, बिजनेस एवरीवेयर, एवरी इकोनॉमी, सब कुछ एक साइकिल में चलता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं भी कोई भी इकोनॉमी में पहले बूम आएगा, फिर वो फ्लैटन होएगा, फिर उसमें डिक्लाइन आना ही है, रिसेशन आना ही है, फिर वो रिसेशन से रिकवरी होकर वो बूम आएगा। सेम है हमारा स्टार्टअप फंडिंग स्पेस। अगर हम देखें तो 2014-15 जब मैं भी स्टूडेंट थी, उस वक्त ये सब कुछ बहुत नया था, एंड स्टार्टअप फंडिंग उस वक्त सबसे बड़ा बज़वर्ड बना था। हाँ। तो 14 to 17 अगर हम देखते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए नए नए स्कीम्स लाए थे, नए सारे, ये बहुत नया फील्ड था, तब बूमिंग था, तो उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़े। फिर 16-17 में हम देखो तो वो थोड़ा कम हो गया, फिर 18-19 से वो पिकअप होने लगा, 17-18 समझ लो वो डिक्लाइन होने लगा, फिर 18-19 में पिकअप होने लगा, तो 21-22 तक इतना पिकअप हो गया कि वो एक बबल जैसा बन गया, स्टार्टअप बबल। हाँ, नॉट अ स्टार्टअप बबल बट अ फंडिंग बबल। उस वक्त ऐसा था कि VCs हैड सो मच मनी, वी कॉल इट एज ड्राई पाउडर, कि उनके पास में इतना सारा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा था कि वो सब में इन्वेस्ट करने को देख रहे थे। एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर आप अगर सोचो कि मैंने आपको अगर पैसा दिया है 10 लाख इन्वेस्ट करो और इसमें से मेरे को 15% रिटर्न निकाल के दो, तो आप वो 10 लाख अपने पास रखना चाहोगे या इन्वेस्ट करना चाहोगे? इन्वेस्ट करके उसमें से रिटर्न लेना चाहो। सेम चीज़ उस वक्त VCs की हो रही थी। हाँ। वो पैसा बहुत सारा आ गया था, अब वो इन्वेस्ट करने की बात थी, क्योंकि उस वक्त ये सब बूमिंग था। ऑलरेडी हम लोग रिसेशन, मतलब फंडिंग रिसेशन के 2 सालों से बाहर आए थे, तो VCs के बाद में इतना सारा जो ड्राई पाउडर था वो इन्वेस्ट करने को देख रहे थे। और उस वक्त सिचुएशंस ऐसे थे, इकोनॉमिक सिचुएशंस ले लो, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन वगैरह, कि वो बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट था वो। हाँ। उस वजह से अगर हम देखते हैं तो 2021-22 के अगर नंबर टर्म्स में मैं बात करूँ आपसे, तो अप्रॉक्सीमेटली $38 बिलियन का तो इंडिया को 2021 में फंडिंग मिला है इंडियन स्टार्टअप्स को। $38 बिलियन। यस, दैट इज 3.5-4 टाइम्स ऑफ व्हाट दे गॉट इन 2020 एंड 2019। ओके। अब बीच में कोविड भी आया, तो कोविड की वजह से उल्टा हो गया। वी वर ऑल थिंकिंग कि इकोनॉमी में तो रिसेशन आएगा, बट सॉफ्टवेयर्स वर सो इन डिमांड, लाइक टेक्नोलॉजी वर सो इन डिमांड कि उसमें इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने लगा। एंड जब 2020 खत्म हुआ और 21 में ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, कोविड से रिकवरी होने लगा, तो जो सारा डील जो अटका हुआ था वो सारे एक साथ होने लगा। हाँ। तो उस वक्त ऐसा था कि आपके पास स्टार्टअप है, आपका आइडिया ज़रा भी वायबल है, आपको फंडिंग कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। अब कमिंग टू 23, एवरी बबल हैज़ टू बर्स्ट, एवरी बूम हैज़ टू हैव अ डिक्लाइन।
23 में वो इतना सारा चेंज हो गया कि वो $38 बिलियन केम डाउन टू अराउंड 9 और 10 बिलियन डॉलर्स। इतना ड्रास्टिक चेंज? उतना भी ड्रास्टिक चेंज आपको इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न नंबर्स बताओ तो 2 साल में इंडिया में 70 के आसपास यूनिकॉर्न्स बने, जबकि 23 में तो हमने शायद 1 या 2 देखा था। आई थिंक इनक्रेड था और एक कोई और था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इतना ड्रास्टिक चेंज हुआ। यूनिकॉर्न बनने में भी ये हो गया। हाँ, मतलब फंडिंग ही नहीं मिल रहा। अब उसमें चेंज क्या हुआ, बड़े बड़े डील्स होने बंद हो गए। सब सारे वीसीज बहुत कॉशियस हो गए। उनको एग्जिट्स, पुराने जो इतने इन्वेस्टमेंट किए थे उससे एग्जिट्स मिल नहीं रहे थे, हाथ में जो ड्राई पाउडर था खत्म होने लगा था। तो अब हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें? तो नाउ एवरीवन स्टार्टेड बिकमिंग कॉशियस, बिकॉज कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो सब वहाँ वो सब होने लगा कि वीसीज बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स देने लगे। और आज का भी सिचुएशन ऐसा ही है कि आपके पास स्टार्टअप है तो आपको फंडिंग मिलेगा, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू प्रूव द केपेबिलिटी ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, और उसके साथ में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करोगे तब आपको फंडिंग मिलेगी। राइट। उसमें भी बड़े डील्स अब नहीं हो रहे, अब छोटे छोटे डील्स हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है स्पेस में। हाउएवर 24 में हमने काफ़ी रिकवरी देखी है, अभी तक ये बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग 5-6 आई थिंक यूनिकॉर्न्स भी हो गए, तो होपिंग फॉर अ गुड फ्यूचर आउटलुक। उसमें भी अगर मैं कहूँ तो पहले जो फिनटेक और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे, अब वो वापस से इन्वेस्टर्स ट्रेडिशनल प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने लगे। हाँ, अब उसमें ऐसा हो गया कि अभी तक के फिनटेक का बहुत बड़ा था, अभी इट्स कम बैक टू हेल्थ केयर में आ रहे हैं लोग, एग्रीकल्चर टेक में आ रहे हैं, सारे नए नए जो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एरियाज आ रहे हैं। देख रहे हैं कि ये तो बिजनेस बंद होने ही नहीं वाला है, ये बिजनेस तो हमेशा चलने ही वाले हैं। खाना तो लगने वाला है, कपड़े तो लगने वाले, मेडिसिन तो लगने वाला है। एग्जैक्टली, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा आने लगे हैं। और आगे हम लोग देख रहे हैं एआई जैसे जैसे बढ़ेगा तो AI will be the buzzword for even all VCs for looking at investments. हाँ। तो ये थोड़ा चेंज है। अभी अगला क्वेश्चन रहेगा कि मतलब आपने जो यूनिकॉर्न्स की भी बात की अभी कि 2019, 2020 और 2021 में शायद 19-20 यूनिकॉर्न्स बने, फिर जाके वो नंबर 2023 में आई गेस 1 या 2 आपने बोला। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे फाउंडर्स जो है ना वो सिर्फ यूनिकॉर्न बनने का सपना देखते, लेकिन क्या आजकल यूनिकॉर्न बनना ये ओवर हाइप इल्यूजन की तरह आप देख रहे हो इसे? नहीं, वैल्यू है, स्टार्टअप में वैल्यू है, आपके पास में कैपेबिलिटी है, आपके पास में सपोर्टर्स है, आप वो प्रॉफिटेबिलिटी प्रूफ कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली एट सर्टेन पॉइंट आपको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिल सकता है। एवरी स्टार्टअप, एवरी बिजनेस, एवरीवन वांट्स टू इम्प्रूव। इवन एज अ प्रॉपर बनिया फैमिली से आने के बाद मैं भी चाहूँगी कि मेरा बिजनेस बढ़े। तो वो इट्स नॉट अ इल्यूजन और इट्स नॉट अ फॉल्स ड्रीम, बट इट्स अ वी नीड टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। और जो भी अभी बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनका, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे मैंने कंटेंट भी कंज्यूम किया है और लोगों से सुना भी है कि स्टार्टअप शुरू करने के पीछे का रीज़न ही लोगों का ये हो रहा है कि स्टार्टअप शुरू करते एक लेवल तक लेके जाते, अच्छी सी फंडिंग मिल जाएगी, स्टार्टअप का अच्छा वैल्यूएशन हो जाएगा, देन आफ्टर इसे सेल आउट करके एग्जिट कर लेंगे। सो इसके बारे में आप क्या बताओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस मेंटालिटी बिकॉज एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, तो हर एक का अपना तरीका है। बट जब आप उसको प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिंग वैल्यू के टर्म से देखते हो तो कहीं ना कहीं बिकॉज आई वांट टू सेल एंड एग्जिट माइंडसेट बीच में आ जाता है। इट बिकम्स अ वेरी डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट टू क्रिएट वैल्यू। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोचें कि मैं चाहूँ कि मैंने स्टार्टअप किया, मैंने कोई चेयर्स बेचने का स्टार्टअप कर लिया, एंड देन मैं चाहती हूँ कि अभी 2 साल में मेरे को 6-8 करोड़ का फंडिंग मिल जाएगा, मैं उसको एक लेवल तक ले जाऊँगी, फिर सेकंड जब वो वाला वी से एग्जिट करता रहेगा, मैं भी वो सेल आउट करके किसी स्ट्रेटेजिक बायर को सेल करके मैं निकल जाऊँगी। बट उसमें व्हाट विल हैपन इन माई माइंड सेट इज वो मेरा बिजनेस नहीं है। सो आई माइट नॉट रन इट एज अ बिजनेस ऑफ माई ओन एंड आई माइट मेक सम डिसीजंस जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द स्टार्टअप विल हिंडर, बिकॉज आजकल सारा एग्जिट्स और सारा
वैल्यूएशंस आर कमिंग फ्रॉम रेवेन्यू नंबर्स। हम लोग वैल्यूएशन आजकल कैसे कर रहे हैं, मैंने प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कैसे कि अब स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में हमको प्रॉफिट तो मिलेगा नहीं, तो हम देखते हैं पिछले 12 महीने का रेवेन्यू क्या है, उसका ग्रोथ क्या है। 10% है, मार्केट में ग्रोथ 15% है, आगे रेवेन्यू 20% से हम ग्रो करेंगे। वो अगले 12 महीने का रेवेन्यू का मल्टीपल लेट्स से 5, वो हो गया आपके स्टार्टअप का वैल्यूएशन। उसके बेसिस पे मुझे फंडिंग मिल गया, तो वो तो ऐसा हो गया कि फ्यूचर किसको पता है। हम लोग प्रेडिक्शंस के बेसिस पे मैं तो कुछ भी फोरकास्ट कर दूंगी ना, एट अ पॉइंट इन टाइम इट विल एंड अप लाइक फाउंडर्स कैन डू एनी फोरकास्ट, इवन इन्वेस्टर्स एट देयर वाज अ टाइम जब इन्वेस्टर्स भी कुछ भी फोरकास्ट पे बिलीव कर रहे थे। तो उसके वजह से आई माइट नॉट एक्चुअली इन्वेस्ट इन क्रिएटिंग वैल्यू और क्रिएटिंग रेवेन्यू फॉर माई स्टार्टअप, और मैं कुछ ऐसे डिसीजंस लूँगी जिसमें शायद मुझे सेल्स तो बहुत मिलेंगे बट एंड में मेरा कॉस्ट इतना हो जाए कि मैं प्रॉफिटेबल स्टार्टअप ही नहीं बना पाऊंगी। तो दैट आई थिंक इज अ माइंडसेट विच अ लॉट ऑफ फाउंडर्स नीड टू चेंज, कि अब वैसे भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो फंडिंग नहीं मिलेगा, तो वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट। अभी वो चेंज हो रहा है कि वीसीज भी थोड़े से जैसे कि छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। तो वी नीड टू क्रिएट दैट, चेंज दैट माइंडसेट कि भाई हमको प्रॉफिटेबल पहले बिजनेस करना है, बिजनेस चलाने के लिए बिजनेस करना है, फिर फंडिंग का सोचेंगे। राइट। सो ये सारे चेंजेस अभी देखने को मिल रहे हैं, तो सभी लोगों को इस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है कि बिजनेस अगर चालू करना है तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के माइंडसेट से शुरू करो, ना कि फंडिंग उठा के बेचने के। हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज वो सेलर और बायर माइंडसेट फिर उसमें थोड़ा अलग हो जाता है। राइट। क्या आजकल फंडिंग सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप को मिलती है जो इलाइट नेटवर्क का हिस्सा है? एवरेज फाउंडर्स के लिए इस स्पेस में कोई अपॉर्चुनिटी है आपके हिसाब से? एवरेज फाउंडर्स क्या और कर सकते हैं फंडिंग के लिए, या इलाइट नेटवर्क ग्रुप में जो भी फाउंडर्स है या स्टार्टअप है उन्हीं को सिर्फ फंडिंग मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स हैविंग एक्सेस टू दीज एलीट नेटवर्क्स, कोई VCs को आज VCs के साथ में ऐसी फ्रेंडशिप्स होना जहाँ मैंने उनको डायरेक्टली मेरा पिच डेक भेज दिया और मुझे उनसे इन्वेस्टमेंट मिल जाए, दैट इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। कौन नहीं चाहता, बट आज के सिचुएशन में नॉट एवरीवन हैज़ दैट लग्जरी, है ना। तो उसमें मेरा ऐसा मानना है कि एवरेज फाउंडर्स के लिए भी बहुत सारे एवेन्यूज़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे स्कीम्स जैसे सिंपलेस्ट तो ईजिएस्ट तो मैं अगर नाम लूँ तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स है। अभी मैं 2-4 और भी पढ़ रही, आई थिंक अटल इनोवेशन मिशन वगैरह, ऐसे 2-4 स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ भी बहुत सारे फंडिंग्स दे रही है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, और ऐसा नहीं है कि एवरेज फाउंडर्स को नहीं मिल सकते। ये तो हो गए गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके अलावा रिसेंटली आई वाज रीडिंग कि आजकल जो ये सारे वेंचर कैपिटल फंड्स भी है, दे ऑल्सो बिकॉज दे वांट टू फोकस ऑन छोटा सीड फंडिंग वाला स्टार्टअप्स। अभी रिसेंटली मैंने आज ही पढ़ा इनफैक्ट एक्सेल एटम करके एक नया चला है, एक्सेल वेंचर कैपिटल का है। उसमें उन्होंने एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्री सीड या सीड स्टेज स्टार्टअप्स, जिसमें वो लोग स्टार्टअप्स को दे विल क्रिएट अ कोहोर्ट ऑफ 10-12 स्टार्टअप्स। उसमें वो सारे स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा, चांस मिलेगा टू बी अ पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स है, बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसे अपॉर्चुनिटीज रन करते हैं, वो बहुत सारे चांसेस है। उसके अलावा ऑफ कोर्स इफ यू हैव वैल्यू यू विल बी एबल टू क्रिएट। अगर वैल्यू प्रोवाइड करो तो VCs आपके तरफ आएंगे आपको ढूंढते हुए। एग्जैक्टली। क्या ओवर वैल्यूड होने की वजह से स्टार्टअप्स की ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी रिस्क में आ जाती है, और यही वजह है कि स्टार्टअप्स आजकल बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं? पहला, लेट्स ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू 2-3 पार्ट्स में। पहला, स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं, तो ओवर वैल्यूएशन उसका एक रीज़न है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। इंडिया में आज भी 90% स्टार्टअप्स फेल ही हो रहे हैं, नॉट जस्ट इंडिया, ग्लोबली 90% स्टार्टअप्स फेल ही होते हैं। दैट डजंट मीन स्टार्टअप्स का फेल होने का मेजर रीज़न ओवर वैल्यूएशन है। स्टार्टअप्स फेलियर का बहुत बड़ा रीज़न है द रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप, बेसिक रिस्क ऑफ बिजनेस है। आप इनोवेशन कर रहे हो तो अल्टीमेटली इट इज़ बाउंड टू फेल, अ लॉट ऑफ इट इज़ बाउंड टू फेल। एक क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं,
उसके रीजंस में एक रीज़न ऑब्वियसली ये है कि ओवर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं आ जाता है। जब वीसी फंडिंग आ जाए तो ओवर वैल्यूएशन के कारण फाउंडर्स को प्रेशर वगैरह में आ जाते हैं टू मीट द एक्सपेक्टेशन, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। बट मेन पार्ट, इट्स अ बिजनेस टू स्टार्ट विद, एंड एवरी बिजनेस सम वे और द अदर हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्क इनहेरेंटली। लाइक एवरी बिजनेस समवेयर कहीं ना कहीं तो रिस्क है। अभी जैसे मैं मेरे हस्बैंड का बिजनेस ले लूँ, बेकरी का बिजनेस है, उनके अचानक से घी के प्राइसेस बढ़ गए, तो अब वो क्या कर लोगे आप? उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे ही बहुत सारे रिस्क, और उसमें भी आप स्टार्टअप्स में तो इनोवेशन कर रहे हो, तो मार्केट कितना एक्सेप्ट करेगा, आप कितना भी स्टडी कर लो, अल्टीमेटली तो जब मार्केट एक्सेप्ट करेगा तभी करेगा। राइट। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स फेल नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बट a good chunk or a good part of the reason could be overvaluation after VC fundings, because बिना फंडिंग मिले भी तो स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। राइट। और वैल्यूएशन तो तब बीच में आता है जब फंडिंग आ रही है, क्योंकि उसके पहले हम लोग वैल्यूएशन सिर्फ अपने मन के लिए कर रहे हो। अब नाउ व्हाई ओवर वैल्यूएशन हैपन, सेकेंड पार्ट ऑफ योर आंसर। ओवर वैल्यूएशन इसलिए होता है क्योंकि पहला जैसे मैंने कहा कि हमारा वैल्यूएशन हो कैसे रहा है, फ्यूचर के बेसिस पे हो रहा है। वी डोंट नो आई विल एक्सेलरेट द ग्रोथ, मैं ग्रोथ को मेरा एक्स्ट्रा बता के मैं एक्सट्रीम्स पे ले जाके हायर वैल्यूएशन बताऊंगी, वन। दूसरा, अगर अच्छा स्टार्टअप्स है तो वीसीज कॉम्पीट करते हैं कि भाई मुझे चाहिए, और स्टार्टअप्स भी उस चक्कर में अपने आप का वैल्यू और बढ़ाने देखते हैं, तो और कंपटीशन क्रिएट करते हैं, तो उसमें वैल्यूएशन का ओवर वैल्यूड होने का चांसेस बढ़ जाता है। और ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से समझो ओवर वैल्यू हो रहा है। नाउ कैन ओवर वैल्यूएशन लीड टू फेलियर? येस, देयर इज अ ह्यूज चांस, बिकॉज पहला तो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्चुअल कैपेसिटी वर्सेस वैल्यूएशन में एक्सपेक्टेड कैपेसिटी में बहुत बड़ा गैप हो जाता है। नाउ अगर आप इस प्रेशर में हो कि मुझे वो गैप फिल करना है, तो आपका जो ओरिजिनल कैपेसिटी है आप वो भी नहीं मीट कर पाओगे। थर्ड पार्ट इज व्हाई ओवर वैल्यूएशन इज लीडिंग टू अ failure of startups. Now I cannot call it as failure of startups, but probably failure in reaching expectations of the startup. Already जब startup overvalued है तो फाउंडर पे बहुत सारा प्रेशर है टू मीट दैट एक्सपेक्टेशन। वैल्यूएशन बड़ा है मतलब आपसे रेवेन्यू जनरेशन का, प्रॉफिटेबिलिटी जनरेशन का ऑलरेडी आपके ऊपर प्रेशर है, एंड एनीवेज बिजनेस रनिंग इज अ ह्यूज प्रेशर, तो दैट एड्स अप। उसके अलावा रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस अलग है। जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि भाई मेरा एक्चुअल रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी 10 का ही है, मेरे स्टार्टअप का एज राइट नाउ इवन विद इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी 10 का ही है। अब वैल्यूएशन कुछ भी ला के दे दो ना, वो मैं 100 पे कैसे जाऊंगी, तो वो प्रेशर बढ़ जाता है वहाँ पे। दूसरा उसमें ऐसा आ जाता है कि फाउंडर्स जब उनको ओवर वैल्यूड इस पे इन्वेस्टमेंट मिल जाता है तो उनका फोकस शिफ्ट्स टू मेंटेनिंग दैट वैल्यू। अब ये कैसे? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में मेरा 100 करोड़ का वैल्यू आ गया, हाईली ओवर वैल्यूड 50 करोड़ का भी वैल्यू नहीं है स्टार्टअप का, वो 100 करोड़ का मैं एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाऊँ, तो मैं जब सेकेंड राउंड पे जाऊँ तो हो सकता है मुझे डाउन वैल्यूएशन मिले, 80 करोड़ से मिले, बट मैं चाहती हूँ कि उसको 100 रखूँ, तो मैं फंडिंग में और वो वैल्यूएशन मेंटेन करने में मेरा इतना टाइम जा रहा है कि मैं शायद रेवेन्यू जनरेशन और बिजनेस के ऑपरेशंस पे टाइम ही नहीं दे पाऊँ। सो दीज आर अ वेरी फ्यू, लाइक एक दो ही रीजंस मैं कह पा रही हूँ यहाँ पे, बट ओवर वैल्यूएशन हो गया, फिर वीसी फंडिंग आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती है। तो आई नो दिस इज अ बिट ऑफ अ नेगेटिव आंसर फॉर आवर व्यूअर्स, और थोड़ा सा ऐसे you might feel scared of getting valuation and getting funding, but this is a part and parcel of life. Everything has a positive and negative. जैसे कि आपने बोला कि वीसी फंडिंग और वो सारी चीज़ें होती है, वेंचर कैपिटल जब भी कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करते, एडटेक बिजनेस, कोई भी बिजनेस में अगर जो इन्वेस्ट करते, फंडिंग देते, तो वो ऐसा प्रेशर बनाते लाइक जनरेटिंग शॉर्ट टर्म रेवेन्यू और ऑल दीज थिंग्स। उसको मैं 100% येस भी नहीं कहना चाहूँगी और 100% नो भी नहीं कहना चाहूँगी, बिकॉज एक हैंड पे तो ऑब्वियसली वेंचर कैपिटल फंडिंग का बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपका लोड नहीं है, आपको इक्विटी मिल रहा है, साथ साथ में वो वेंचर कैपिटल्स आर एक्सपर्ट्स इन योर एरिया। आप एक फाउंडर हो सो यू नो योर नीश, आपको आपका बिजनेस रन करना आता है, बट जब आप एक वेंचर कैपिटल को ऑनबोर्ड कर रहे हो तो आप उसके साथ में उनकी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हो, राइट।
तो जब वो आपके साथ में बैकिंग में आ रहा है तो आपका लर्निंग और आपका एक्चुअल कैपेबिलिटी टू ग्रो योर बिजनेस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका फ्री में टीम का साइज बढ़ गया, उसको हम वैसा भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब खुद एक वीसी में काम कर रही थी तो उनके साथ में मैं जब मेरे पोर्टफोलियो कंपनी के टीम में ऐड हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली वो पोर्टफोलियो कंपनी के टीम का तो हिस्सा बन ही गई। और उसमें भी मैंने ये देखा कि इनिशियली कंपनी सिर्फ इंडिया फोकस थी, फिर हमारे वीसी ने उनके साथ में काउंसलिंग करके उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ के उनको बिजनेस कंसल्टेंसी दी, जिसमें भी टोल्ड देम कि आप इंडिया से बाहर के भी मार्केट्स टारगेट करो, आपको शायद रेवेन्यू वहाँ से ज़्यादा आएगा। आज का स्टेज ऐसा था, जब तक लास्ट में उनके साथ काम कर रही थी, स्टेज ऐसा था 95% ऑफ द रेवेन्यू उनका यूएस से आ रहा था। इंडिया में तो कुछ 1 या 2% था। एंड दैट कंपनी ग्रू 20-30x आफ्टर दे मूव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो वीसीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है। अब निगेटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो वीसीज का निगेटिव इम्पैक्ट कब आता है, जब कभी कभी कंपनीज में लेट्स से टू अर्ली एन इन्वेस्टमेंट हैपेंस, और या फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वीसीज आपने गलत चुन लिए। A lot of things can happen। अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आजकल everyone knows this, VC is going to pressurize you to create revenue, क्योंकि उनको तो आज उन्होंने एंट्री किया है तो 1x कभी ना कभी एग्जिट तो उनको एग्जिट चाहिए, और एग्जिट तो रेवेन्यू पे होने वाला है। तो दैट इज़ अ ह्यूज प्रेशर। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी मैंने खुद ने सेम वीसी के साथ काम करते हुए सेम कंपनी पे वो भी देखा है। आई हैव सीन बोथ पार्ट्स ऑफ इट, एंड वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता ही है। एंड दैट इज़ अगेन आई वुड से अ बैलेंसिंग फिगर, जिसमें एक तरफ नेगेटिव है तो एक तरफ पॉजिटिव भी है। नाउ फाउंडर्स कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, पहले तो बिफोर गेटिंग फंडिंग आप लोग अपना माइंडसेट क्लियर करो, आप लोग अपना सिचुएशन असेस करो कि आपको एक्चुअल में फंडिंग की ज़रूरत है क्या, आप कितना बूटस्ट्रैपिंग से चला सकते हो अपना बिजनेस। अगर आप चला पा रहे हो, साल भर भी खींच पा रहे हो, खींचो। VC is good at a stage wherein your business is already in a stronger stage. Right. कभी भी revenue generating startup होके funding लेना is better because you are in a better negotiating situation than non revenue generating होके या early stages में funding लेना. Right. तो स्टार्टअप्स नीड टू बैलेंस दैट, एंड देन उसके बाद में यू नीड ऑल्सो टू बैलेंस हाउ मच परसेंटेज ऑफ योर कंपनी यू आर गिविंग अवे, बिकॉज अगर वीसी को आप 25-30% दे रहे हो तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू वांट टू रन योर कंपनी फॉर यू। तो बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट। जो कि अब मैंने बहुत सारे एपिसोड्स भी देखता हूँ, शार्क टैंक इंडिया और वो सभी, सो वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स आते हैं, मैं ये चीज़ें ज़्यादा सुनने में आती है या देखने में आती है कि हर कोई एक आता है, कोई भी आइडिया हो उनकी, उसमें वो एक तो टेक इनेबल कर देता है या फिर AI बेस्ड कुछ तो बोल देते हैं और उससे फंडिंग रेज करने को देखते हैं। तो ये AI बेस्ड टेक इनेबल स्टार्टअप ये एक बज़वर्ड बन गया है। इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इससे फंडिंग मिलती है लोगों को आजकल? अगर इससे फंडिंग मिलती है क्या, तो माय आंसर इज नो, बिकॉज हमने पहले ही डिस्कस किया है, VCs हैव बिकम वेरी कॉशियस। वो आप बोल लो आप टेक एनेबल्ड AI हो, वो पूरा अपना ड्यू डिलिजेंस करने ही वाले हैं। वो अगर इट्स अ फेक, इट्स जस्ट अ बज़वर्ड दैट यू हैव क्रिएटेड, इट विल मेल्ट डाउन एंड VCs विल नो कि इतना कोई है नहीं। और अल्टीमेटली VCs वैसे भी आपके एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल्स और आपके फ्यूचर आउटलुक पे ही फंडिंग देते हैं। तो AI एनेबल्ड और टेक एनेबल्ड का VCs के ऊपर ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता। बट अगर आप देखो आज का फाउंडर माइंडसेट, बिकॉज AI आफ्टर ChatGPT हैज़ बिकम इतना इजीली एक्सेसिबल और इतना सबको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा स्टार्टअप में फंडिंग आना चाहिए और हमारा स्टार्टअप भी AI एनेबल्ड होता है, तो उसके नाम पे छोटा सा भी फीचर जो ऑलरेडी एनीवेज AI वाला हम लोग एग्जिस्टिंग में देख रहे थे, उसको डाल के एवरीवन इज लाइक AI एनेबल्ड, एवरीवन इज क्रिएटिंग बज़वर्ड्स आउट ऑफ इट। तो आई काइंड ऑफ अग्री विद यू कि ये मेनली बज़वर्ड है, बट फॉर स्टार्टअप्स दैट आर एक्चुअली टेक बेस्ड और एक्चुअली AI एनेबल्ड, इट्स ऑल्सो नेगेटिव पॉइंट कि दूसरों के कारण जो एक्चुअल में प्रॉपरली AI बेस्ड स्टार्टअप्स है उनके लिए वो थोड़ा नेगेटिवली प्ले करता है। वो वन रॉटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बास्केट हो जाता है उसका। मतलब जो कोई एक्चुअली AI बेस्ड स्टार्टअप है जिसको सिर्फ AI में ही अपना ये करना है, ये बाकी के लोग वहाँ आके मार्केट को ये कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने, हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि सब लोग
एआई और टेक को स्टार्टअप में इंक्लूड कर रहे और अपने अपने स्टार्टअप्स बना रहे, उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग सकता है लोगों को, लेकिन कोई भी कुछ भी शुरू करता है आजकल, समझ लो किसी ने कैफ़े शुरू कर दिया, समझ लो किसी ने चाय बेचनी शुरू कर दी, या कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, तो उसको वो स्टार्टअप कहने लगते हैं, या स्टार्टअप शुरू किया ऐसे बोलते फिरते, डिंडोरा पीटते फिरते। सो एक्चुअल स्टार्टअप किसे कहा जाता है, उसके लीगलिटीज क्या होती है, मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि स्टार्टअप क्या होता है। राइट अगर मैं लूज इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड और जिस हिसाब से अभी चल रहा है इन द कंट्री देखने जाऊँ, तो स्टार्टअप इज एनी बिजनेस दैट इज न्यू। अगर मैं लूजली एवरीवन, आपका भी पॉडकास्ट इज अ स्टार्टअप, मेरा भी कंसल्टेंसी इज अ स्टार्टअप। सो स्टार्टअप, इफ यू आर यूजिंग दैट वर्ड इन अ नॉर्मल सेंस आज के इसमें, तो एवरीवन वांट्स टू बी कॉल्ड अ स्टार्टअप बिकॉज वो नया कुछ तो बज़वर्ड बन गया है। एवरीवन वांट्स टू बी लाइक हाँ मेरा स्टार्टअप है। If I'm going into technicalities of where VCs call you a startup or where you are actually being looked at as a startup by investors या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के recognitions के लिए ले लो, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है प्रूफ ऑफ इनोवेशन। लाइक इंडियन गवर्नमेंट का मैं वो DPIIT सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन फॉर्म्स देख रही थी, उसमें रिक्वायरमेंट है यू हैव टू गिव योर पेटेंट्स, आपको कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ डिक्लेरेशन देना पड़ता है जिसमें आपका प्रूफ ऑफ इनोवेशन है। अब हर कोई क्या, अगर आजकल क्या हो रहा है कि जैसे चाय टपरी है, उसको फैंसी नाम दे दो, उसको ऑनलाइन चाय टपरी ऐसा कुछ कर दो एंड इट बिकम्स अ स्टार्टअप। दैट इज इनोवेशन। दैट इज इनोवेशन। You might be able to prove it for getting the DPIIT certificate maybe, but when you go out into the world for getting funding through that innovation, you might not get it. तो टेक्निकली स्टार्टअप होने के लिए इधर आपका एक्चुअल में ऐसा नोवेल आइडिया हो जिसमें एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, राइट? देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, देयर शुड बी अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग कॉल्ड अ स्टार्टअप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ने रिसेंटली एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है wherein he is selling ergonomic chairs. He is sourcing ergonomic chairs for different platforms or wherever, and he is selling them online, and he has made a niche out of it, जिसमें वो कह रहा है कि आज के वर्क स्पेस को वो इनोवेशन करना चाह रहे हैं, वर्क स्पेस को चेंज करना चाह रहे हैं। तो उनकी चेयर्स आर एक्चुअली न्यू, हिज चेयर्स आर एक्चुअली कंफर्टेबल। माई फादर हिमसेल्फ टोल्ड मी कि उसका चेयर यूज़ करके मेरा स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। So this is actually an innovation, and I can call it a startup because it is ultimately going to generate revenue and get funding. बट अगर वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो एग्जिस्टिंग फर्नीचर का शॉप है, मैंने ऊपर जाके अमेजोन पे रजिस्टर्ड कर दिया एंड दैट्स अ स्टार्टअप, वो नहीं होगा। वहाँ से ही जो प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे सेल करने लगे। एग्जैक्टली, देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो दैट इज बेसिकली द थ्रेशोल्ड फॉर बीइंग कॉल्ड एज अ स्टार्टअप। ओके, अगला सवाल ये रहेगा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक कुछ तो मतलब आइडिया आती है, कुछ तो मतलब एआई का ही देख लो, चैट जीपीटी आया, उसके बाद अलग अलग एआई आ गए, जेमिनाई आ गया, हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग एआई आ गए। स्टार्टअप में भी मुझे वैसा देखने को मिलता है कि एक कुछ तो बड़ा स्टार्टअप बनता है, सो बहुत सारे लोग उसको कॉपी करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे निशेस में, और उससे फंडिंग रेज करने का ट्राई करते हैं। सो ये कितना लिजिट है, उनको भी फंडिंग मिलती है? हाँ, इट्स वेरी लेजिटिमेट। अब उसमें देयर आर अगेन टू एस्पेक्ट्स। एक, मेकिंग अ चीप कॉपी ऑफ अ मनीष मल्होत्रा लहंगा एंड एक्चुअली मेकिंग अ वायबल सेलेबल प्रोडक्ट ऑफ समथिंग दैट इज आउट ऑफ रीच फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। राइट। अब जैसे हम ही आज डिस्कस कर रहे थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्वर्स का अवेलेबिलिटी करवा के देना, देयर आर बिगर स्टार्टअप्स इन द कंट्री, देयर आर स्टार्टअप्स लाइक नेटस्पेस अराउंड फॉर इट, दे आर डूइंग इट फॉर बिगर कॉर्पोरेशंस। अब आप कहते हो कि मुझे वो छोटे लोगों के लिए स्टार्ट करना है फॉर ऑफिसेज लाइक अ सीए का लोकल ऑफिस, तो दैट्स नॉट रॉन्ग। आई विल स्टिल कॉल इट अ स्टार्टअप, एंड इफ़ यू आर एबल टू डेमॉन्स्ट्रेट रेवेन्यू जनरेशन, उसमें थोड़ा आपका इनोवेशन है, उसमें आप नीच डिस्क्राइब कर पा रहे हो, तो दैट इज अ स्टार्टअप, यू विल गेट फंडिंग। सो या आई बिलीव इट्स नॉट कि इनोवेशन इज गोइंग अवे,
इनोवेशन इज स्टिल देयर, बट आप इनोवेट कर करके कब तक इनोवेट करोगे? इट्स नॉट गोना गो, एवरीथिंग समटाइम समथिंग और द अदर इज गोइंग टू कम इन न्यू। जैसे हम छोटे थे तो हम वो नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे, अब हम बड़े बड़े स्क्रीन फ़ोन यूज़ करते हैं। अब हम बड़े स्क्रीन फ़ोन्स में हमको अभी तक सिर्फ टेक्सटिंग, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पता था, अब हम लोग चैट जीपीटी के बिना काम नहीं कर पाते। So things are going to come in, but not every nook and corner of the world can actually bring in innovation, right? सो कॉपी तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अब जैसे फॉर एग्जांपल कितनी चीज़ें ऐसी हो जो इंडिया के बाहर लाइफ इजी बनाने के लिए ऑलरेडी सालों से हो रही है, उसको हम इंडिया में ला सकते हैं, एंड वी कैन स्टिल कॉल इट अ स्टार्टअप एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी कैन कॉल इट अ स्टार्टअप एंड गेट फंडिंग, बिकॉज इवन दैट बिजनेस विल नीड फंडिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस। सो या दिस हैपेंस। अभी जैसे रिसेंट मैंने एक बिज़नेस देखा D2C स्पेस में। जब मैं खुद लंदन में थी, मैं बहुत यूज़ करती थी ऐसे ना, पॉड्स आते हैं और बॉटल्स आ जाती है, तो वो अपन छोटे छोटे पॉड्स को उस पानी के बॉटल में मिक्स कर दो तो आपका डिटर्जेंट बन गया, आपका स्क्रीन क्लीनिंग का स्प्रे बन गया। ये सारी चीज़ें अब इंडिया में अब आने लगी। इसका मतलब उनको फंडिंग नहीं मिलेगी, उनको भी मिलेगी, दे विल बी रनिंग इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, एंड व्हाट आई वाज यूजिंग इयर्स अगो इज आल्सो रनिंग। तो वो होता है। ऑफ कोर्स नया इनोवेशन जो चलने वाला है उसको ज़्यादा फंडिंग मिलेगा, बट ऐसा नहीं है इनको नहीं मिलेगा। और ऐसा भी है कि नया इनोवेशन करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। हाँ, if you are able to actually create a viable business out of something existing, why not? Why spend your time and money on and resources on something you don't even know is going to work? Right. So ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि अगर कुछ तो आपको ऐसा लगता है कि एक बड़े स्केल पे हो रहा है, जो आप भी कर सकते हो छोटे स्केल पे और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हो, तो आप वो कर सकते हो और उससे भी आपको फंडिंग मिल सकती है और आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। एब्सोल्युटली। जैसे एज अ VC इन माय ओन VC मैंने एक जैसे 2 कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट्स देखे हैं। हाँ, सो दैट वर्क्स। अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर पैंडेमिक के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और किन किन लोगों के अच्छे खासे स्टार्टअप रन भी हो रहे हैं। क्या इंडिया में आज इतना स्टार्टअप को सपोर्ट मिलता है जितना सिलिकॉन वैली में हम देख पा रहे हैं, चाइना में देख पा रहे हैं? स्टार्टअप को गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट करती है और वहाँ के VCs और वो सब ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उतना इंडिया में कल्चर वैसा बिल्ड हुआ है? येस, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट अभी हम डिस्कस ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप्स हैव बीन ग्रोइंग एंड इट हैज़ बिकम अ वेरी बिग स्पेस। अभी 2-4 दिन बाद आई थिंक मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में भी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आई एम गोइंग फॉर स्पीकिंग टू देम अबाउट स्टार्टअप्स एंड फंडिंग। तो इमेजिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हु माइट बी इन 3rd 4th ईयर, अभी तो वो मार्केट में दे हैव नॉट इवन स्टेप्ड आउट आर थिंकिंग अबाउट स्टार्टअप, सो देयर इज सपोर्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ enthusiasm around it, which is very good because country ultimately entrepreneurship से डेवलप होती है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली येस, इंडिया में सपोर्ट मिलता है। इनफैक्ट आज तो इंडिया को all of international VCs are also focusing on India as a budding and an upcoming hub for investments, और ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल फंड्स का बहुत इन्वेस्टमेंट हो रखा है और आगे भी होने वाला है। गवर्नमेंट के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो इंडिया के गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी हमारे पास इतना सारा टैक्स एग्जम्पशंस दे रखा है। देयर आर सो मेनी स्कीम्स हैपनिंग, जैसे हमारा सीड फंडिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप्स है, देन देयर इज अटल, मैंने ऑलरेडी बोला भी, आई थिंक अटल इनोवेशन मिशन, ऐसे 2-4 है, मुझे नाम भी इतने याद नहीं है। तो बहुत सपोर्ट है, इट्स जस्ट कि हम लोग कितना उसमें से ले पा रहे हैं हमारे ऊपर है। हाँ, और इसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था कि वो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिस्ट से हटके क्वेश्चन है कि बेसिक क्वेश्चन रहेगा कि जो भी स्टार्टअप्स है उनको, आप जैसे बोला कि आप स्टार्टअप को VCs तक मतलब फंडिंग रेज करने में और उस सब चीज़ों में मदद करती है, तो बेसिकली स्टार्टअप्स ने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उन्हें फंडिंग मिले? Right. हाँ. 4 things I'll mention name. First of all, founders need to be open minded and able to learn, because VCs उसके बिना arrogant founders को नहीं मिलता फंडिंग आजकल। दूसरा, कैपेबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू का प्रेजेंटेबिलिटी होना चाहिए, लाइक नॉट जस्ट अर्निंग रेवेन्यू बट एक्चुअली प्रेजेंटिंग इट इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रेजेंटेशंस दैट VCs लुक एट। ये दूसरा हो गया। तीसरा, कैपेबिलिटी टू प्रूव अ मार्केट फिट फॉर द बिजनेस, कि आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो
वो एक्चुअल में मार्केट में फिट फिट हो है रहा क्या है, नहीं, हाँ, मार्केट में कि उसको उसका नीड भी है प्रॉब्लम या का, नहीं। हाँ, वो सोल्यूशन एक्चुअल में सोल्यूशन है या नहीं, कि जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू प्रॉब्लम टू सॉल्व ए नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। हाँ, तो वो हो गया, ऐसे 3 चीज़ें ये हो गई। और चौथा, एज अ वीसी व्हाट आई यूज्ड टू लुक एट इज कि अवॉइडेंस ऑफ exaggerated numbers, avoidance of exaggerated benefits or anything, like keep it, obviously we need to sell, but उसको थोड़ा टोन डाउन करके प्रॉपरली जो है वो बता वो के बताएं। एक्चुअल में गुड प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ एन एक्सट्रीम एग्जैजरेटेड प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, जिनको भी स्टार्टअप शुरू करना है और जो जिनको भी फंडिंग रेज करनी है, कि किन पॉइंट को टिक करना होगा उन्हें कि उनको फंडिंग मिले, मतलब नेसेसरी पॉइंट्स क्या रहेंगे जो करने के बाद उनको फंडिंग के लिए वो एलिजिबल रहेंगे। ओके, वेरी नीश क्वेश्चन फॉर मी, मेरा एक्सपर्टीज ही यही है। तो वीसीज फंडिंग देते टाइम या जब हम लोग इन्वेस्टमेंट कमिटीज़ में आपका स्टार्टअप वीसी में जाता है, तो क्या पॉइंट्स डिस्कस होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फाउंडर कैसा है। सबसे इम्पॉर्टेंट फोकस ऑफ अ वीसी और एनीवन इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप इज कि फाउंडर कैसे है, उनका एजुकेशन तो चलो ठीक है, नॉट एवरीवन इज फ्रॉम एन IIM और एन IIT, बट उनका एबिलिटी टू लिसन, लर्न एंड एंथुजियाज्म टुवर्ड्स डूइंग न्यू थिंग्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एरोगेंट अगर कोई फाउंडर है जो कह रहा है कि नहीं आपसे फंडिंग दे दो, मैं मेरा बिजनेस मेरे हिसाब से रन करूंगा, VCs माइट नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन दैट, बिकॉज VCs आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, एंड कोई भी पैसा देता है तो कहेगा कि मेरे हिसाब से बिजनेस रन करो, राइट। So that is the first and foremost important thing. Be humble, be ready to learn, and be ready to innovate with your investors. This is point 1. Second, I will look at, obviously I have already said this, I will say this again, revenue and profitability generation capacity of a business. Past में proof of it, future में actual capability, और आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हो वो। क्योंकि कोई भी नॉन प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस में या नॉन रिटर्न जनरेटिंग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेगा। नाउ हाउ यू प्रूव दिस? हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस राइट फ्रॉम व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर स्टार्टअप, राइट फ्रॉम व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, ट्राई टू इम्प्लीमेंट सिस्टम्स जिसमें आप अपने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। ऐसे सिस्टम्स मेंटेन करो कि आज अगर वीसी के पास मुझे उठ के जाने का मन हुआ तो मैं आज की आज मेरा फाइनेंशियल्स उठा के उनको दे दूंगी, क्योंकि कोई भी आपका फाइनेंशियल्स देखना चाहेगा। दिस इज़ फॉर एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, करेक्ट। अपने फाइनेंशियल्स और अपने स्ट्रक्चर्स को ऐसा बनाओ कि कल उठ के भी मुझे वीसी के पास जाना है और आपको कोई से फंडिंग लेना है तो आपके पास डेटा रेडी हो, क्योंकि अल्टीमेटली VCs आर गोइंग टू वांट टू लुक एट योर डेटा। और एग्जिस्टिंग स्टार्टअप नहीं है तो बी एबल टू प्रेजेंट इट इन अ वे दैट द VC गेट्स इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू यू। मतलब जो भी आइडिया है वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस करनी चाहिए। यस, बी एबल टू डू दैट, बिकॉज वो हम लोग क्या है, हम लोग एंटरप्रेन्योर्स का प्रॉब्लम क्या है, हमको बिजनेस तो बहुत अच्छे से रन करने आता है पर हमको उसको प्रेजेंट नहीं करना आता। बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि मैं सेल तो मेरा प्रोडक्ट बहुत कर दूंगा, बट जब मुझे इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करने की बात आती है मुझे कुछ भी नहीं आता। जब मुझे उसके फाइनेंसेस का डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की बात आती है मुझे कुछ भी नहीं आता। सो वो हम लोग को स्टार्टिंग से अगर हम मेंटेन करें तो इफ़ वी आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग अ फंडिंग इन्हीं स्टार्टिंग से ही अगर ये थॉट है तो उसको स्टार्टिंग से मेंटेन करना इन्वॉल्व करके रखो। लाइक कीप एन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, कीप अ फाइनेंस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट विथ योर स्टार्टअप। नाउ थर्ड पॉइंट इज, वो दिन गए जब आप एग्जैजरेटेड एक्सट्रीम नंबर्स ऑफ योर मार्केटेबिलिटी और मार्केट साइज दिखा के आपको फंडिंग मिल जाएगा VC से। अब नहीं चलेगा। यू कैन नॉट मेक एन एग्जैजरेटेड प्रेजेंटेशन एंड यू कैन नॉट मेक अ एक्सट्रीम, यू कैन नॉट प्रेजेंट एन एक्सट्रीम नंबर ऑफ योर मार्केट। लाइक आप नहीं कह सकते $100 बिलियन का मेरा टी-शर्ट्स का मार्केट है। आप ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन, you have to have a balance between showing a good high investable number versus going too high and making it too exaggerated where VCs can see through your like your false or presentations whatever you're making. So third point is don't make exaggerated false presentations. VCs can see through you.
Now last point comes in is nowadays VCs have started looking, even पहले से भी they have been looking into this, the management style and the management of your startup. अगर आपका startup already is very good structured, आपका top management is well, you know, equipped to run your startup in their respective departments, well and good enough, that is a very good addition to show to a VC to get the funding. मतलब कितना वेल मैनेज्ड है. अगर कल भी कुछ हो जाए तो भी स्टार्टअप अच्छे से रन हो सकता है. विदाउट फाउंडर भी रन हो सकता है. तो ये सब चीजें वीसीज तो देखेंगे, होना ही चाहिए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि आधी बार तो वीसीज वाले हम फाउंडर को किक आउट भी करना पड़े तो कर देंगे, बिकॉज वो एरोगेंट है. तो दैट आल्सो हैपेंस. तो वैसे तो थिंक मतलब हमें सुनने में भी और देखने में भी आया कि बहुत सारे फाउंडर्स को ये बाद में जो बोर्ड मेंबर है उन्होंने निकाल दिया और बिजनेस तो रन हो ही रहा है. एग्जैक्टली. तो वो बिल्ड करना पड़ता है वैसा बिजनेस हमको. जो ये सारे स्टार्टअप बबल हो रहा है, सब लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, उसी के साथ साथ और एक चीज़ और एक वर्ड ज़्यादा सुनने में मिल रहा है, वो है हसल कल्चर. कि सब लोग हसलर बन चुके हैं, सबको काम करना है, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना है. सो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इसका इम्पैक्ट लोगों के मेंटल हेल्थ पे भी हो रहा है, वो देखने को भी मिल रहा है. बहुत सारे न्यूज़ भी सुन रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है बड़ी बड़ी एमएनसीज में. प्रेशर की वजह से लोग क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं. सो इस पे आपका क्या पॉइंट है, मतलब आपका क्या व्यू है? हसल कल्चर तो आई वुड लाइक टू से सिर्फ स्टार्टअप और स्टार्टअप फाउंडर से रिलेटेड नहीं, ये तो इन जनरल एवरीवन रिलेटेड टॉपिक है. आज मैंने क्यों जॉब छोड़ा, आई एम नो शेड टू माई प्रीवियस एम्प्लॉयर्स. इनफैक्ट लास्ट एम्प्लॉयर तो मेरे सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर थे, जिसमें मुझे कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया. बट मैंने क्यों छोड़ा जॉब? बिकॉज वो कहीं ना कहीं जॉब होने से वो प्रेशर, हसल कल्चर, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में वो हसल कल्चर का प्रेशर आ ही जाता है. एंड वो मेरे समझ के बाहर है. एंड नाउअडेज हम लोग देख ही रहे हैं कि भाई अभी जो रिसेंट EY का केस हुआ, अभी उसके बाद में एक और किसी के सुइसाइड का केस बाहर आया. कोई आई थिंक कोई तो कंसल्टिंग फर्म के सुइसाइड का केस था. ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर. तो इस प्रेशर में बहुत सी बार ऐसा हो रहा है कि फाउंडर्स, कॉर्पोरेट्स इसलिए एग्जिट कर रहे हैं कि उनको ये प्रेशर नहीं चाहिए, बट दे एंड अप इनटू अ बिगर साइकिल ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम गेटिंग ऑल ऑफ दिस फंडिंग एंड एवरीथिंग. बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत से VCs में ऐसा हो जाता है, फाउंडर्स आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज. राइट. फाउंडर्स हैव इमेंसली founders have immensely difficult deadlines and immensely difficult targets to meet. वो मीट नहीं कर पाते, उसका प्रेशर हम पे बढ़ ही रहा है. इन ऑल दिस हसल कल्चर नीड्स टू कम डाउन. और वो प्रेशर चेन में बढ़ता है. एग्जैक्टली. एकदम वो ऐसा एकदम से नहीं आता है, वो धीरे धीरे विल सी द इम्पैक्ट ऑफ इट. एग्जैक्टली. तो वो तो है ही, वो हसल कल्चर का प्रेशर सब पे है ही. स्टार्टअप फाउंडर्स ले लो, एम्प्लॉयज़ ले लो, आजकल तो बड़े इवन बॉसेस को ले लो, उनके बॉसेस का प्रेशर है, CEOs के ऊपर शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर है. दिस ऑल नीड्स टू कम डाउन. एंड आई थिंक फॉर स्टार्टअप्स, ऑल फाउंडर्स, प्लीज़ कीप दिस इन योर माइंड कि आप ये प्रेशर्स को सकम ना करो. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फंडिंग लेने से ये प्रेशर आएगा, तो जितना डीले हो सके अपने फंडिंग को डीले करो. जितना भी बूटस्ट्रैप बिजनेस आप रन कर सकते हो उतना करो. और एक फंडिंग के अलावा और एक क्या ऑप्शन हो सकता है जिससे कि अगर पैसे की ज़रूरत पड़े, ऑब्वियस है कि पैसे की तो ज़रूरत बिजनेस को पड़ती है एक्सपांड करने के लिए, तो और कौन से ऐसे अलग रास्ते हैं जिससे भी हम बिजनेस को अच्छा रन कर सकते हैं या मनी का फ्लो बिजनेस में ला सकते हैं? सबसे पहले तो फंडिंग तो आजकल सब लोग को चाहिए. फंडिंग के अलावा अगर मैं कहने जाऊँ तो इनिशियल में तो जितना हो सके खुद का सेविंग्स है. फ्रेंड्स, फैमिली, पहचान के लोग, मेंटर्स, सबके पॉकेट्स खाली कर लो. सेइंग इट ऑन अ फनियर नोट, बट फ्रेंड्स, फैमिलीज आर योर फर्स्ट इन्वेस्टर्स. देन अभी का प्रॉब्लम ये हो गया है कि वी हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन गेटिंग लोन्स and we are forgetting the value that loans actually bring into a business.
क्योंकि जब मैं लोन लेती हूँ तो हम लोग ने तो बचपन में, मतलब हम जब सीए कर रहे थे तब मैंने लेवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आपको तो सिर्फ उतना पैसा रिटर्न करके हो गया, आपको कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करना है आपको। हाँ, इट इज़ अ ह्यूज प्रेशर कि लोन ले रही हो तो मुझे वो रिटर्न देना है और इक्विटी नहीं देना है। बट इमेजिन आप वो लोन रीपे करने के लिए भी अपने बिजनेस को रन करोगे कि मेरे सिर पे लोन है, मुझे रीपे करना है। एज अगेंस्ट आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो तो उनका भी डूबा, मेरा भी डूबा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। स्टार्टअप्स को मिलता नहीं है, तो मिलने के लिए देयर आर एवेन्यूज लाइक कोलैटरल्स नहीं है तो आजकल लॉट ऑफ बैंक्स हैव आल्सो स्टार्टेड स्टार्टअप लोन्स का स्कीम्स, वो एक्सप्लोर करो। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना स्कीम्स है आप सबके पीछे भागो, सब देखो। इट इज़ अ वेरी 1 in a million शॉट आई नो, बट वो एक ऑप्शन हो गया। उसके अलावा ये जो मैंने आपको एक्सेल एटम का एक एग्जांपल दिया, वैसे बहुत सारे स्कीम्स चल रहे जिसमें वो फंडिंग नहीं देते बट वो आपको बिजनेस रन करना सिखाते। तो सबसे बेस्ट इज अपना बिजनेस रन करो, कैश जनरेटिंग बनाओ, दैट्स योर बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग। लोन के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स है लोगों के दिमाग में। एक्चुअली अभी एग्जांपल के तौर पे लिया कि वीसीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उनके लिए काम तो करना ही पड़ेगा, और सेम चीज़ लोन लेके किया, लोन रिपेमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। लोन रिपेमेंट होने के बाद तो ऑब्वियसली कि लोन को रिपेमेंट करने के लिए हम अपने बिजनेस को रन करेंगे तो वो प्रॉफिटेबल होना ही है, तभी तो हम लोन रिपेमेंट कर सकते हैं। तो वो प्रॉफिटेबल होने के बाद हमारा ही फायदा है, ना कि वीसी से फंडिंग ली, छोटी मोटी कोई भी फंडिंग ली, वो अगर प्रॉफिटेबल हुआ तो 2 लोगों का फायदा है। मतलब हमें उनको कट भी देना है, उनको अगर वो कभी भी रिटर्न मतलब एग्जिट भी ले सकते हैं तो वो तो हमें पता है कि एग्जिट नहीं लेने वाले। जब उनको देख रहा है कि हमारा पैसा बन रहा है वो एग्जिट ले लेंगे, तो वो एक अलग प्रेशर होता है। तो लोन के बारे में भी लोगों ने थोड़ा अवेयरनेस करनी चाहिए, वो भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। यस, और एक ऑप्शन होता है जनरली आप एंजल्स को ढूंढो। एंजल्स भी वीसीज जैसे ही काम करते हैं, बट अगर आपके एंजल्स ऑल दोज वेल नोन एंजल्स नहीं है, जैसे आपके फ्रेंड्स फैमिलीज है, आपके सिटी में कोई और है, वो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया है आजकल। हाँ, क्योंकि वो लोग आपकी हेल्प भी करते हैं, वो आपके लोकल भी होते हैं, वो आपसे इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में काम भी नहीं करवाते। ये पैसे ले भाई, तू काम कर, पैसा बना के दे। सॉर्ट ऑफ। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो होने वाला है वो थोड़ा सा अनयूजुअल रहेगा, लेकिन मतलब पूछो भी गया ना, लेकिन वो पूछना ज़रूरी है। ऑडियंस को भी क्लैरिटी आएगी इससे कि जो भी स्टार्टअप्स में अभी बहुत सारी वुमन एंटरप्रेन्योर्स भी देखने को मिलती है, वो भी अच्छे खासे स्टार्टअप बिल्ड कर रही है। क्या फंडिंग में जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है हमें? अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर वीसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नहीं, बिकॉज वीसीज आर लुकिंग फॉर अ गुड बिजनेस एंड दे आर नॉट लुकिंग फॉर अ वुमन और मैन फाउंडर। फॉर एग्जाम्पल आप नायका को ले लो, आप शुगर को ले लो, ये सारे विमेन लेड विमेन फाउंडेड बिजनेस एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन द इंडस्ट्री। I myself have worked with so many founders who are women. मेरा खुद का पोर्टफोलियो कंपनी में it was a couple of one man and woman. I saw so many such startups which are one man one woman working together. तो जेंडर बायस वैसे देखो तो इस इंडस्ट्री में थैंकफुली बहुत कम है, बट गिवन द मल्टीपल रोल्स दैट अ वुमन प्लेस, वो हार्डशिप्स every woman has to face, whether we say it or not, and it's bad. I don't like it, we don't like it, but it will take a while for the hardships for women to go away. तो आज का जो पूरा पॉडकास्ट हुआ, आई होप आप सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली। एक्चुअली मुझे भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे फंडिंग के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग। ऑब्वियस है कि हमने वहाँ उस सेक्टर से एजुकेशन नहीं लिया है, हमारा एजुकेशन का सेक्टर ही अलग था। हम तो ये बहुत सारी मिसकंसेप्शन हमारी भी थी, फंडिंग कैसे मिलती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी होती है, वीसीज कैसे काम करते हैं, फाउंडर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब फंडिंग के रिगार्डिंग कैसे अपने पॉइंट्स क्लियर रखने चाहिए, और फंडिंग से बिजनेसर्स को कैसे हेल्प होती है, ये सारी चीज़ें आज क्लियर हुई। मुझे डेफिनेटली लगता है कि व्यूअर्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत ही इन्फॉर्मेशन बेस्ड पॉडकास्ट था, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। जैसे कि मैंने शुरुआत में कमिट किया था कि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, जिससे कि बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में वो क्लियर हो। और डेफिनेटली मुझे तो लगता है मेरे क्लियर हुए इससे कि जो भी कोई ये पॉडकास्ट पूरा देख रहा है उसके सारे जो फंडिंग रिगार्डिंग उसके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू मैम, आप आइए हमारे पॉडकास्ट पे, बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड ऑल।
डेफिनेटली हम एक पॉडकास्ट करें रिगार्डिंग एक अनदर Absolutely. टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट पे, Absolutely. और डेफिनेटली हम इनवाइट करेंगे आपको फिर से एक बार। सो आई होप आप फिर से आएंगे हमारी पॉडकास्ट पे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू मैम।